जब मैंने वीडियो डाला था ना 2 दिन पहले, आपको बताया था ना कि बच्चे बोल रहे थे कि सर सेव कर लीजिए या बीएड रखिए, उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल ना 6 क्वेश्चन मैंने बोला था, स्पेसिफिकली अर्ली डिलीवरी का यही क्वेश्चन है करके जाना। ऐसे 6 क्वेश्चन मैंने बोला था, ये 6 क्वेश्चन आने वाले अच्छे से करना, वो 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, खास बात, अगर हम पेपर की एक बार बात कर ले क्या, वो ज्यादा अच्छा। जिसको मैंने कहा भाई देखकर ही जाना पक्का पक्का, वो क्वेश्चन आए। जिसको मैंने कहा कि बिल्कुल भी मत देखना, वो भी क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अभी हम ये समझे, जो बोलता हूं ना कि करके जाना, वो करके जाना, और जो बोलता हूं कि बिल्कुल नहीं करके जाना, वो भी करके जाना। ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या आने के चांसेस, छोड़ दो, मैं बोलता हूं छोड़ दो, वो था एक शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, गंदा वाला, वो आया। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल आ गया। ठीक है, हालांकि आपको तो मैं क्लासेस दे ही देता हूं, कर ही लिया है, या फिर मैंने बोल भी दिया है छोड़ देना, तो प्लीज करके चले जाना, पूरा करोगे तो। हाँ, शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। अब सुनो, बात कर ले। सर ये वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सपोज पेपर की बात कर लेते, ज्यादा अच्छा है। आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन वॉल्यूम नंबर 2 में है क्या? हाँ, पेज नंबर 11.81 पे आना, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, मुझे मालूम। सर बढ़िया है, अब नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही, पेज नंबर 11.81, क्वेश्चन नंबर 67। बैंक ए एंटर रेपो, बहुत दिन पहले किया है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। भाई वही वाला क्वेश्चन है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का है, और इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया। डर्टी प्राइस, क्लीन प्राइस, इसमें सब कुछ निकालने थे। एक्रूड इंटरेस्ट, ये वाला क्वेश्चन था एमसीक्यूज का, ऐसा नहीं है। और सुनो, मैंने एक दिन पहले बोला था कि यही क्वेश्चन करके जाना है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, यही वाला क्वेश्चन, वीडियो अभी भी डाला हुआ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का आ गया था। ये तो हमारा फेवरेट अर्ली डिलीवरी, वहां से क्वेश्चन आया था। वही 365 दिन, ये प्राइम लैंडिंग रेट 15%, कल ही बात हो रही थी इस पे। ठीक है, तो ये बन जाता, ऐसा नहीं है। स्वैप लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, नेट कन्वर्जन रेट पर डॉलर, ये गंदा वाला क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक जगह फंस रहे थे आपको, मैं बता रही की कोशिश। कॉस्ट दिया था, डिविडेंड दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, तो इसकी मदद से हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। ये रटने वाला क्वेश्चन था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ठीक है, तो हमने कहा यार हमको कॉस्ट से वेटेड एवरेज लेना है बीटा का, कि मार्केट प्राइस से लेना है, कि सिंपल एवरेज लेना है। इस मैटर पे क्वेश्चन था। इसके 4-5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है रटने में, आपको याद नहीं होगा। हाँ 4 क्वेश्चन। आपका मर्जर हो चुका है, पर वो भी याद नहीं होगा। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बोला था, बैंक वाला क्वेश्चन मैं बोलता हूं इसको, मर्जर में बैंक वाला। इसमें स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सीधा, लेकिन इसमें क्या होगा उल्टा। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एक स्वैप रेशियो पहले ही पूछा, पूरा डिस्कस नहीं कर सकता भाई। ये वाला क्वेश्चन नया था, और पता नहीं किस चीज का था। वैसे कैपिटल बस्टिंग, इसको पढ़ते जब मजा आएगा। क्या वो जो करवाए उसकी बात नहीं करूं, अगर इसको पढ़े। पीक्यूआर लिमिटेड, कितने प्रोडक्ट है? 2 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए इज योर सेलर, हमको मालूम है कितना यूनिट्स बिकेगा, 2 लाख यूनिट्स। हम मैक्सिमम कैपेसिटी में, और सोल्ड कितने में, कंट्रीब्यूशन कितना है 5। तो एक बार कंट्रीब्यूशन बता सकते हो कि प्रोडक्ट ए का 2 लाख यूनिट्स 5 के हिसाब से, तो कितना आ गया कंट्रीब्यूशन? 10 लाख। प्रोडक्ट बी कंट्रीब्यूशन कितना है 10, और बोल रहा है हमको पता नहीं कि सेल्स कितना होगा। तो यहां यूनिट्स दिया और प्रोबेबिलिटी दिया, तो इसकी मदद से क्या निकाल लेंगे हम, एक्सपेक्टेड यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपए। ठीक,
फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आता है? प्रॉफिट। क्या पूछा पॉइंट नंबर? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी निकाल सकते हो क्या? प्रोडक्ट है 2 लाख यूनिट इंटू 5 10 लाख और फिक्स कॉस्ट माइनस 6 लाख, तो आंसर कितना है? 4 लाख। ये फाइनल में शोभा दे रहा है ये वाला क्वेश्चन। सर टफ मत बोलना, नहीं टफ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, पर ऐसा है कि यार पूरा किया होना चाहिए। हाँ ये नया था, मैं मानता हूं कि ये मैंने नहीं करवाया हूं कहीं भी। ऐसी प्रोडक्ट बी का निकालना तो हम एक्सपेक्टेड निकालते, तो बोले एक्सपेक्टेड यूनिट्स मत लेना, 1,40,000 यूनिट्स लेना, 10 माइनस, और बोले नहीं अब एक्सपेक्टेड लेना, खत्म क्वेश्चन। हाँ, अभी एमसीक्यूज अभी आगे चलते रहिए। कितना नंबर है एमसीक्यूज का? 30 नंबर। अर्ली डिलीवरी था, रेपो वाला क्वेश्चन था, एक कौन सा क्वेश्चन था वो? पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन, और एक बैंक वाला क्वेश्चन। अब पार्ट 2 में दिक्कत है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल फंड, बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था कि यार लास्ट का दे दिया है, उसकी मदद से बैक कैलकुलेशन से नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है और पैसा कितना लगाया? 25 लाख। अगर करोगे 25 लाख रुपए लगाया तो पूछ रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, और बिगिनिंग का प्राइस भी दे दिया 78, तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ इधर से चलते बोनस को बैक कैल, इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। बोनस को बैक कैलकुलेशन करते हैं और एनएवी निकलते। कितना नंबर का था भाई ये? 6 नंबर। ये वो वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। ये भी क्वेश्चन मैंने बोला था पक्का आएगा। हाँ उसमें होता क्या था, याद दिला रहा हूं बस कुछ नहीं। मर्जर का क्वेश्चन है, उसमें जो है ना प्रमोटर्स को 75% से ज्यादा नहीं रखना है, पर उसमें कितना रखा है? 84, उसको कितना करना है? 75। तो माइनॉरिटी जो है ना उसको बोनस शेयर इश्यू करते थे, याद होगा। क्वेश्चन याद है ना तो भी हो जाएगा, क्वेश्चन याद है ऐसा कुछ करते थे। ये वाला मैंने कहा मर्जर से अगर क्वेश्चन कर रहा तो ये वाला करके जाना भाई। अब वीडियो देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सीधा सीधा बोला था, यही वाला क्वेश्चन करना मर्जर से। अब बैंक वाला क्वेश्चन मैंने मर्जर में ये भी बताया, एक बैंक वाला क्वेश्चन कर लेना, एक प्रमोटर वाला माइनॉरिटी ऐसा बोलकर ही भी बताया, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक। वही चीज, वही सेम क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा। अब डेरिवेटिव में अगर एक्सपर्ट हो तो काम हो जाएगा। ऑप्शन स्ट्रेटजी बोला है भाई साहब ने, एक परचेस किया, कौन सा ऑप्शन? यूरोपियन को छोड़ देते, यूरोपियन। कौन सा ऑप्शन? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस कितना है? प्रीमियम कितना गया? 42। साथ में पुट ऑप्शन भी खरीदा, पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस 480, प्रीमियम कितना गया? 8। तो टोटल मिलाकर प्रीमियम कितना गया? 50। कॉल कब एक्सरसाइज करोगे? 620 से ऊपर। पुट कब? और नंबर ऑफ शेयर्स कितना ले लेना? 150। करंट मार्केट प्राइस हमारे काम का नहीं है। तो बोल रहा है अगर शेयर का प्राइस 550 ही होता तो कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? ना कॉल 550 होता है, ना कॉल ना पुट, तो कितना? 50 इंटू 150। याद है मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं भी दिया हुआ था, तो हमने 100 ले लिया था, ठीक है। हालांकि ये वाला अगर 380 तो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? पुट। अगर ये हो गया तो कॉल, खत्म क्वेश्चन। कितने नंबर का था? 4 नंबर, ठीक। कसम से बोल रहा हूं, अगर ये वाला क्वेश्चन याद नहीं, इस 25 लाख के मैटर पे बहस भी हो चुकी है हमारी कई बार, याद है वो क्या? हाँ 25 लाख पे मुझे बहुत परेशान किया था बच्चों ने, मुझे अच्छे से याद है। एक बच्चे का क्या क्वेश्चन है यार, इंस्टीट्यूट कितना गंदा काम करता, लास्ट में बोल दिया रुपीज इन करोड़ में करो। अब भाई उस क्वेश्चन में भी रुपीज इन करोड़ था। ये 4% जो 25 लाख है उस पर 4% लिखा हुआ है। बस उनका कहना था सर ये तो यार ये गलत तरीका है, रुपीज इन करोड़। मैंने कहा यार ऐसा ही क्वेश्चन था, 4 डेसिमल प्लेसेस, यही वाला क्वेश्चन। कितने नंबर का था? 6 नंबर। ये अभी आपने किया नहीं है, ये अगर मैं कहूं ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका उसका है, बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। बिजनेस वैल्यूएशन किया है कि अभी तक आपने नहीं, तो इस मैटर पे बात नहीं करी तो अच्छा है।
पेज नंबर 14.24 आप पे आ जाइए, पेज नंबर 14.24, वॉल्यूम नंबर 2 ही चल रहा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर मैं कहूं कि ये 16 ही है, बस उसने ऐसा सीधा सीधा दे दिया है और इसमें इस तरह से बना कर दे दिया है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन फिक्स एसेट्स दिया है और इसके अलावा करंट एसेट्स भी दिया है। और अगर नीचे पढ़ोगे, अगर हमने किया नहीं ना, हमको याद नहीं आ गया, सेल्स ग्रो होगा 20% से, वही 40% ग्रोथ इन सेल्स, मतलब ये वाला क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट अभी ये किया नहीं है तो मैं इसकी बात ना करूं तो ज्यादा अच्छा है, EFR का क्वेश्चन। बाकी थियोरी पर हमको थोड़ा सा फोकस करना पड़े। 4 नंबर का जो थियोरी आता था, रियल ऑप्शन, कुछ याद है कि रियल ऑप्शन कहां था? रियल ऑप्शन याद नहीं है सर, पर एक बात बताऊं, ऑप्शन क्या होता है स्टॉक पे, लेकिन हम कैपिटल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं कि यार इसको बंद करना है कि कंटिन्यू करना है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया था, वहां अंडरलाइंग एसेट स्टॉक नहीं होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? कैपिटल प्रोजेक्ट होता है। पर थ्योरी की बात नहीं करूंगा, थ्योरी हमने कुछ नहीं किया। ये भाई डेरिवेटिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7,750 पे फ्यूचर परचेज किया है, फायदा कब होगा? जब फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर बाय किया मतलब कौन सा पोजीशन, लॉन्ग की शॉर्ट? लॉन्ग, तो 7,750 से फ्यूचर का प्राइस हो गया 7,780, गेन की लॉस, गेन। और इसके अलावा कॉल ऑप्शन भी है, राइट किया है, कॉल ऑप्शन राइट किया तो वो समझना अपने आप, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और इस तरह से बोले फ्यूचर पे प्रॉफिट या लॉस बताइए, ऑप्शन पे प्रॉफिट या लॉस बताइए, और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए कितना हो रहा है। नेट ऑफ कॉस्ट मतलब कोई खर्चा होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो उसको माइनस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया था, ये वाला भी क्वेश्चन आया था, पर हो जाता है, ऐसा नहीं है, कोशिश करोगे तो हो जाए। ये वाला क्वेश्चन ने बच्चों को फंसा दिया। ये तो समझ में आ गया, 1.2950 और 1.2965, यहां फंस गए बच्चे। ये बिड रेट है, आज कैसे करेंगे? चलो इसको मैंने फिर, इसको कैसे करूं? प्रॉब्लम ये आ रही, अभी दिखाई दे रहा है तो बोलो 1.2375, 1.2390, और कोई दूसरा जुगाड़ बैठ नहीं रहा है इसमें। इस क्वेश्चन में, इसमें क्रॉस रेट पूछा था और साथ में वो आर्बिट्रेज, वो कवर्ड, वो मैंने कौन सा बोला था, ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, वो वाली बात। ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन मैं मानता हूं कि यार हो सकता है कि जल्दबाजी में यहां समझ में नहीं आ रहा। ये थियोरी है, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला। कलर कैसे चेंज हो गया? ये थियोरी आया है भाई, थियोरी पर ध्यान देना। ये मालूम है क्या है? शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। याद है कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ, खैर वो याद नहीं आएगा, किया ही नहीं है तो कैसे याद आएगा। तो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, 8 नंबर का क्वेश्चन था, शार्प ऑप्टिमाइजेशन। देखो इन्होंने पहले काटा मार दिया ना, करना ही नहीं है इसको। ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और जीडीआर वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैंने बोला था कि जीडीआर करना ही कर। आईएफएम है क्या आपके इस बुक में? है, चैप्टर नंबर 13। इसके बाद तो वही करने वाले हैं, आईएफएम चैप्टर नंबर 13। फॉरेक्स, हल्का सा फॉरेक्स 1.6060 होगा क्या ऊपर वाला रेट? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मेरे ख्याल से वही होगा 1.60, मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ वो 6,000 जो जोड़ना था।
पेज नंबर 13.24 पे आइए, एक मिनट के लिए। 13.24 तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दो ही क्वेश्चन है इस पे, और उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इतना फंड चाहिए, इतना जीडीआर इश्यू कर रहा है, एक जीडीआर में कितना शेयर है, मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन सबने करके आया, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी से क्वेश्चन ना आए। ये भी क्वेश्चन बोला था कि अगर आईएफएम में करना तो यही करके जाना, एकमात्र क्वेश्चन बोला था प्लीज। देखो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन है, 13 और 14, जीडीआर के दो ही क्वेश्चन है, और मैंने बोला था कि इसमें से एक क्वेश्चन करके जाना, ये वाला आने वाला है। ओके सर ये वाला क्वेश्चन किधर से आया था? ये भी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड में ना आप पैसा उठाते हो, उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हो, कुछ खर्चे करते हो, कोई कैपिटल एसेट बेचते हो, कुछ खरीदते हो, उसका पहले कैश बैलेंस निकालते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं। वो एनएवी वाला क्वेश्चन था, कितना खर्चा इनकर्ड हुआ है, हमने इतने का 250 लाख का सिक्योर स्टॉक 280 में बेचा है, उस पर 30 लाख का वो आपका कैपिटल गेन रियलाइज हुआ है। और फिर उस क्वेश्चन में लिखा था कि रियलाइज्ड अर्निंग का 80% डिविडेंड बांटना है, 80% डिविडेंड देना है। तो याद है आपने सिर्फ डिविडेंड का लिया था, और मैंने कहा भाई कैपिटल गेन का भी तो लेना है। अगर आपको याद आएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये वाला यार रियल ऑप्शन का क्वेश्चन डाल दिया, रियल ऑप्शन का क्वेश्चन डाला है। प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू है 500 लाख, वो 30% से ऊपर जाएगा, 30% से नीचे जाएगा, तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, और उसके हिसाब से रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, और उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते। थियरी है, ये थियरी तो करवाया, बस ये था पेपर। मुश्किल था पर छोड़ दो। वो क्या है, जो पेपर नहीं देता ना उसको लगता क्या था यार, कर सकते थे बच्चे, पर जो देता है उसको पता है। पर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 50 नंबर का पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल कर कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही, जैसे अर्ली डिलीवरी, तो मैं आपको उस समय बोला था कल आने वाला है क्वेश्चन, अर्ली डिलीवरी। एक ही क्वेश्चन फॉरेक्स में बोला था, एक एनडीएफ वाला बोला था जो आपको नहीं पढ़ाया हूं, दो क्वेश्चन बोला था, एक अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है भाई अर्ली डिलीवरी के? दो ही तो थे, उसमें से एक आया, तो मैंने कहा अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन करना और एक एनडीएफ वाला क्वेश्चन करना। एनडीएफ वाला नहीं आया, अर्ली डिलीवरी। दूसरी बात, सिक्योरिटी वैल्यूएशन से मैंने कहा था यार वो रेपो वाला क्वेश्चन आएगा, प्लीज करके जाना, रेपो वाला क्वेश्चन। तीसरा जीडीआर वाला क्वेश्चन बोला था, जीडीआर वाला क्वेश्चन कर लेना। मर्जर में बैंक वाला क्वेश्चन बोला था, और ये प्रमोटर वाला क्वेश्चन बोला था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे 50% 50 नंबर का क्वेश्चन मैंने साफ साफ बोला था कि ये करके जाना। किस्मत से ऐसा सर, ऐसा गैसिंग करते हो कि नहीं? करता हूं, लक था। ठीक है, बाय लक वो आ गया। और बोला था शार्प ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल करके मत जाना, वो भी आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। बाकी बच्चों ने तो बोल दिया सर, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, टारगेट जनवरी 2026, सिर्फ उस ग्रुप में उतने ही लोग रहेंगे जिनका जनवरी में पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, सर हमको टारगेट मई 2026 में शिफ्ट कर दो आज ही। चले तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। बस एक रिक्वेस्ट है, अब बच्चों ने हद क्या करते मालूम है, मैसेज क्या कर रहे हैं, सर प्लीज ऑडिट का भी बता दो गैसी। तो जिनका मैं अटेम्प्ट है वो ये मत बोलना कि सर सेलेक्टेड बताओ, मैं पक्का नहीं बताने। एएफएम टफ था, होता क्या है, 8 बज गए। होता क्या है कि यार बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जब हम एग्जाम देते तो सेंटर हमको थोड़ा सा इंटीरियर वाला लेना चाहिए, मतलब ऐसा जगह सेंटर लेना चाहिए जहां बहुत कम बच्चे हो, या फिर सिटी ऐसी हो कि जहां पहले ऐसा चलता था, दिल्ली में सेंटर लेने की अपेक्षा कहीं और सेंटर ले लेते। कुछ बच्चे रायपुर आके एग्जाम देते थे, कोई जबलपुर आकर एग्जाम देते थे, पहले ऐसा चलता था। ऐसा क्यों? पहले ही चलता था बहुत ज्यादा। दिल्ली में नहीं देता बच्चा, पुणे में नहीं देता था, पर इधर आकर देता था जहां सेंटर थोड़ा सा। उसकी वजह क्या था?
देखो, दिल्ली वाला बच्चा, वहां फेस टू फेस क्लासेस था, कंपटीशन था, पढ़ाई जोरदार होती थी। पहले की मैं बात बता रहा हूँ जब फेस टू फेस, तो ये मानना था कि यार वहां दिल्ली वाला सारा बच्चा बैठेगा, यहाँ बहुत सारे रायपुर वाले बच्चे बैठेंगे, हो सकता है कि लोकल, हो सकता है कि कम पढ़ा हो सकता है कि ज्यादा मेहनत ना किया हो। तो कहना था कि शेरों के बीच में लड़ने की अपेक्षा यार इधर ही लड़ दो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, मैं पेपर चेक कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसका पेपर है। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं, एक आंसर शीट है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। पहले वाले ने अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, नंबर। दूसरे वाले ने भी बहुत अच्छा नंबर। तीसरे वाले ने थोड़ा सा खराब लिखा, ज्यादा कर दी। ठीक है, अब यहां की बात, पहले वाले का गंदा, दूसरे वाले का गंदा, तीसरे वाले का गंदा, चौथे वाले ने थोड़ा सा अच्छा लिखा। अरे यार अच्छा लिखा बच्चे ने, इसको पास करना चाहिए। एएफएम बहुत अच्छा पेपर आ रहा था, खूब खूब मजे लिए, खूब एग्जामिशन। और एएफएम मतलब एग्जाम्प्ट, सिंपल सी बात यही चल रही। अब थोड़ा सा तो गंदा देगा ही यार, ठीक। तो उसकी कंपैरिजन में बात करो तो पेपर अच्छा नहीं, लेकिन ओवरऑल बनाने की कोशिश करोगे तो पेपर बन जाएगा, इतना मैं। हाँ, ये तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जो एक एक क्वेश्चन है ना वो जरूर पूछे। थोड़ा बहुत लिख लेंगे यार, कुछ याद। अच्छा, इसको लिखे की जरूरत नहीं, आ तो चुका है क्वेश्चन, लिख लेते। अर्ली डिलीवरी। ऐसे लिखोगे तो समझ में नहीं आए। एक एक 2026, 31 मार्च 2026, Feb 2026, दिस इज अर्ली डिलीवरी। बैंक विल बाय अ सेल करेंसी एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन 28 Feb 2026। जिस रेट पे बात हुई है उस रेट पे बैंक को देना ही पड़ेगा, या तो खरीदना पड़ेगा या तो बेचना पड़ेगा। स्वैप लॉस या गेन, कौन सी डेट को निकालना पड़ेगा भाई? 28 Feb 2026। किस किस रेट के बीच में निकलेगा? स्पॉट रेट एंड 1 मंथ फॉरवर्ड, है ना? स्पॉट रेट 1 मंथ। अगर स्वैप लॉस आया तो
रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, और अगर स्वैप गेन आया तो पास ऑन टू कस्टमर। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैश फ्लोस। कैश फ्लो कौन सी डेट को देखेंगे हम लोग, ताकि उस पे इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा गया कितना एक्स्ट्रा आया, कौन सी डेट में कैश फ्लो निकालना है हमको। वैसे तो यहां होना सा, यहां हो गया तो पूरा की पूरा कैश फ्लो कब देखेंगे, बैंक कब देखेंगे, 28/5। किस किस के बीच में निकलेगा कैश फ्लो, कितना गया कितना पैसा आया कितना गया। एक कॉन्ट्रैक्ट रेट होगा और यहां का स्पॉट रेट होगा। याद नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास डायग्राम है, उससे कर लेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा 28 तारीख को कैश फ्लो निकाल, या तो कैश नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा या तो नेट कैश आउटफ्लो, बैंक के पास से पैसा एक्स्ट्रा चला गया। तो ये हो सकता है इंटरेस्ट ऑन नेट कैश आउटफ्लो। नेट कैश आउटफ्लो है तो बैंक क्या करेगा, रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। और इंटरेस्ट ऑन नेट कैश इनफ्लो, ट्रांसफर किसको कर देंगे, कस्टमर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात कर, ये सारा सीन है। ठीक, अर्ली इसके साथ कुछ डील हो रहा है, इसके साथ कुछ डील हो रहा है, और एक यहां हो गया एक यहां हो गया। कभी भी स्वैप लॉस या गेन किस किस के बीच में आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा स्वैप लॉस या गेन। ठीक है, और कैश फ्लो इस ट्रांजेक्शन पे होगा, यहां निकलेगा नेट कैश आउटफ्लो, मतलब इस पे क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश फ्लो, बस और कुछ है नहीं, दो चीजें। ठीक, ओवरड्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक एक 2026, March 31 2026,
ड्यू डेट, कितने दिन का टाइम होता है वैसे? 3 days। यहां तो कस्टमर आया नहीं, क्या सिचुएशन हो सकती है? या तो बीच में आ जाए, मतलब कितने दिन में आ जाए ऐसा भी लिख देता हूं यार, या तो 2 दिन बाद आ जाए, या तो 3 दिन। 3 दिन में नहीं आया तो यहां क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। अगर 2 दिन में आया तो कैंसिलेशन तो होना है, तो कैंसिलेशन तो करना पड़ेगा। पहले देख लेना मैं कैसे करवा रहा हूं। एक्सचेंज डिफरेंस या इसको बोल सकते हैं हम लोग कैंसिलेशन चार्जेस। ठीक, कैंसिलेशन चार्जेस तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे कैंसिलेशन चार्जेस वही हो, तो कैंसिलेशन यहां भी होगा यहां भी होगा। यहां जो जिस रेट से कैंसिल होगा हमको क्या लेना पड़ेगा? फॉरवर्ड रेट, एंड क्योंकि 2 दिन में आ गया तो 2 days का स्पॉट रेट। इस दिन जो स्पॉट रेट रहेगा वो यूज करें। और यहां ऑटोमेटिक कैंसिल होगा तो कैंसिलेशन जैसे हो रहा था फॉरवर्ड रेट एंड तीसरे दिन का स्पॉट रेट। ये क्या आएगा? ये पैसा वसूल किया जाएगा, इसका नाम क्या है? कैंसिलेशन चार्जेस। ठीक, ये पैसा वसूल करोगे। साथ में क्या वसूल करोगे? किया जाएगा स्वैप लॉस। स्वैप लॉस किस किस दिन होगा जरा बताना? स्वैप लॉस यही होगा, स्वैप लॉस तो याद है, स्वैप लॉस तो यही होने वाला है। यहां थोड़ा सा पिक्चर बना दो, थोड़ी सी बात समझ में जाए। ये कस्टमर, ये बैंक, ये बैंक और ये बैंक। ठीक, अब यार वैसे तो कौन सी तारीख को आ जाना चाहिए था? 31 मार्च नहीं आया। हमने क्या किया होगा? हमने सर ऐसा किया होगा, हमने हो सकता बेचने के लिए बात किया होगा। मैं बेचने का एग्जांपल देता हूं, तो ये वाला एग्जांपल है। हमने बेचने के लिए बात किया होगा कि हम आपको बेच देंगे। कौन सी तारीख को बेच देंगे? 31 मार्च। पर कस्टमर तो आया नहीं। अगर कस्टमर नहीं आया तो फिर यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बोले क्या करते थे आप लोग? इसको खरीद के यहां देते थे और यहां से कॉन्ट्रैक्ट करते थे ये वाला। तो स्वैप लॉस तो इन दोनों के बीच का ही निकलेगा हमेशा। पर स्वैप लॉस का जो भी काम हो रहा है वो कौन सी डेट को होगा? 31 मार्च को। 31 मार्च को ही आप 2 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो स्वैप लॉस जो भी कैलकुलेट किया जाएगा वो 31 मार्च को जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसके हिसाब से ड्यू डेट पे। ठीक, अगर स्वैप लॉस आ रहा है तो क्या करोगे? रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। चाहे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो रहा है, चाहे 2 दिन में कैंसिलेशन हो रहा है, स्वैप लॉस तो आपका पक्का पक्का। और स्वैप गेन क्या कस्टमर को देंगे? नो ट्रांसफर टू कस्टमर। अच्छा, एक्सचेंज डिफरेंस भी कस्टमर को कभी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बैंक को कैंसिलेशन चार्जेस है, बैंक रिकवर तो करेगा, पर एक्सचेंज डिफरेंस भी नो ट्रांसफर टू कस्टमर, चाहे वो कैंसिलेशन 2 दिन में हो, चाहे वो कैंसिलेशन ऑटोमेटिक।
और तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैश फ्लो, कौन सी तारीख को कैश फ्लो निकाला जाएगा, किस तारीख को? 31 मार्च। कैश फ्लो कभी भी कौन सी डेट को निकाला जाएगा? 31 मार्च। इंटरेस्ट ऑन नेट कैश आउटफ्लो, बैंक के जेब से एक्स्ट्रा चला गया तो क्या करेगा? रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। और इंटरेस्ट ऑन नेट, और बैंक के पास एक्स्ट्रा बच गया तो उस पर इंटरेस्ट, नो ट्रांसफर। लोग ये स्क्रीन जो है बंद हो गई। अब हमारा फॉरेक्स खत्म हो गया, ठीक। एक है नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, करीब आधा घंटे का लेक्चर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर मैं कहूं बच्चा यहां तक फॉरेक्स करता है, पर अभी किस्मत अच्छी रही होगी बच्चों की, क्योंकि वो लीडिंग एंड लैगिंग्स वाला क्वेश्चन आ गया, अर्ली डिलीवरी आ गया, वो इन आर्बिट्रेज वाला क्वेश्चन आ गया। पर इसके बाद क्लास इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, सब बड़े बड़े क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। टॉपिक का नाम मैं कुछ भी क्यों ना बोल दूं, करेंसी ऑफ बोरिंग, करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, टॉपिक का नाम हमको वहां याद नहीं आएगा, क्वेश्चन दिखेगा उसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो मैं चाहूं तो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टॉपिक बोल दूं, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और सोचेंगे क्या करना है इसमें। पढ़े जी, लिखा है सन लिमिटेड, कोई कंपनी है सन लिमिटेड, इंपोर्ट करना चाहती है। कहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं? जापान। कोई मशीन इंपोर्ट करना चाहती है और उसका कॉस्ट क्योंकि सन लिमिटेड है हमको देना पड़ेगा जापान को, तो जापान को कितना देना पड़ेगा? जापान में 3,400 लाख येन। कंपनी में अवेल लोन एट 18% पर एनम विथ क्वार्टरली रेस्ट विथ विच इट कैन इंपोर्ट द इक्विपमेंट। क्या कहना चाहते हैं ये? बस इतना। अभी ना सुनो, अभी रूल्स ये है, मैं नहीं समझाने वाला, आप मुझे बताते जाना तो ये याद रहेगा लॉन्ग टर्म। भाई इंपोर्ट करना मशीन 3,400 लाख का, 3,400 लाख येन हमको चाहिए, किधर से आएगा सर? उसको हम खरीदेंगे, खरीदोगे तो क्या लगेगा आपको? रुपया। रुपया कहां से आएगा? लोन ले लेंगे कितने परसेंट के? 18%। सर क्वार्टरली रेस्ट क्या होता? क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता, हर 3-3 महीने में कंपाउंडिंग होता, वो मैं समझा दूंगा। तो इसको एक बार मैं ऐसे बना दूं, ज्यादा अच्छा। जापान, सर इंडिया है कि नहीं है? थैंक गॉड। इंडिया, हमें ये, और ये है जापान की पार्टी, और हमें क्या करना है? पेमेंट। कितना पेमेंट करना है? येन 3,400 लाख,
कब पेमेंट करना है वो कुछ बताया नहीं है, पर उसने कहा कि पेमेंट करोगे तो आप बैंक से लोन ले लीजिएगा। कितने, कौन सी, इंडियन बैंक है ना यार, कुछ लिखा नहीं, इंडियन बैंक ही मान लूंगा। वो जापान वाला उधारी क्यों देगा हमको? कितना परसेंट के हिसाब से? 18% लोन ले लेंगे और कन्वर्ट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द कंपनी हैज ऑल्सो एन ऑफर फ्रॉम ओसाका ब्रांच। ओसाका किधर है? जापान में ही होगा, है ना? ओसाका ब्रांच, जापान से हमको ऑफर मिला है, वहां की कोई ब्रांच होगी, कोई इंडियन बैंक होगी ना, उसकी ब्रांच होगी, उधर से ऑफर लिखा मिला है कि यहां से क्यों उधार ले रहे हो, आपको उधारी चाहिए तो आप जापान से उधार ले लो ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, जापान से उधार ले लीजिए, ओसाका ब्रांच से। कितने दिनों के लिए? 180 दिनों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2% पर है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सर यहां की बैंक कुछ, वो बहुत सारी बात पढ़ लोगे, पर मैं एक प्रकार से भी यहां गारंटी बोल रहा हूं, बहुत मुझे काम नहीं करना। ये वाली बैंक मुझे उधार क्यों देगी? ये तो हमारे यहीं का हमारा करंट अकाउंट मेंटेन, ये वाला बैंक क्यों उधार देगा? और उधार देगा तो हम इसको पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस बात की क्या गारंटी? तो कोई ना कोई मुझे गारंटी दे दे, इस बैंक को गारंटी दे दे कि हाँ जी ये पेमेंट कर देगा, बात खत्म। ठीक है, वो आगे बताएगा कुछ। तो अभी हमारे पास मुद्दे की बात क्या है, कहां से उधार लेना है? इंडिया से कितने परसेंट पे और जापान से कितने परसेंट पे? कौन सा ज्यादा अच्छा है? अभी तो जापान ही लग रहा है। रेट्स दिया है, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट ऐसे दिया है यार, अब इसको कैसे करें? जो ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे करेंगे, है ना? अगर मैं रुपीज ऊपर लिखूं और येन नीचे लिखूं तो रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 340, अजीब सा दिख रहा है, 0.2941। पर इसकी अपेक्षा अगर मैं ऐसे लिखूं येन पर रुपीज तो 340 डिवाइडेड बाय 100, 3.40। क्या ज्यादा पसंद आ रहा है? ये ठीक है, और नहीं भी लिख रहा है तो भी चलेगा, हमको तो क्या कन्वर्ट ही करना है। और यहां भी येन पर रुपीज कितना दिया है? 3 ये कब का रेट है? 180 दिन। कमीशन चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट 2% पर 12 मंथ। ये क्या चीज है कमीशन? हाँ एलसी। ये भाई साहब हमको उधार दे रहा, तो गारंटी चाहिए। तो उन्होंने कहा यार भाई ऐसा है कि अगर यहां से लोन लेना तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, पर इस बैंक को गारंटी भी तो देना पड़ेगा। तो कोई इंडियन बैंक होगी और वो कहती कि चलो ना ठीक है हम दे देंगे इसको गारंटी, पर बदले में हमको कमीशन चाहिए। और कमीशन कितना परसेंट? 2%। कितने महीने का? मतलब 1%, 6 महीने का। तो 6 महीने कैसे पता लग रहा है? 180 दिन दिया तो 6 महीने। तो पूछ रहा कि बताइए हमें वहां का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहां से उधार लेना चाहिए? सिंपल सी बात। इट मींस, इसको बोलते करेंसी ऑफ बोरिंग, कहां से उधार लेना चाहिए। ठीक है, करेंसी ऑफ बोरिंग शब्द है, डरना मत कि करेंसी ऑफ बोरिंग पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई बोलेगा तो आप परेशान हो जाओगे, पता नहीं क्या है। यही है करेंसी ऑफ बोरिंग। इंडिया से उधार लेकर देखें क्या? एक बार देखते हैं इंडिया से उधार लेके। पेमेंट कब करना? कुछ नहीं बोला, 6 महीने बाद की कब? तो इस भाई साहब को पेमेंट तो आज ही करना पड़ेगा। इस भाई साहब को पेमेंट आज ही करना है, कहीं भी नहीं लिखा कि पेमेंट कब करना है। बोले मशीनरी परचेस करो उसका पेमेंट करना है, पेमेंट करना आज। पर आज पेमेंट करने के लिए पैसा किधर से आएगा? यहां से लोन ले। तो चलो देखिए, 3,400 लाख येन का पेमेंट करना है और रेट दिया है ये, स्पॉट पे कन्वर्ट होगा 1,000 लाख, 3,400 डिवाइड की मल्टीप्लाई डिवाइड 3.40, 1,000 लाख। 1,000 लाख 18% के हिसाब से 6 महीने के लिए, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडिंग है 3 महीने में, तो 18% का 3 महीने का कितना आ जाएगा? 18 × 3/12, 4.5। तो 1,000 लाख उधार लोगे 1.05, और कितना क्वार्टर? 2 क्वार्टर। ये पता है आपको या फिर समझाऊं इसको? पहले 3 महीने का इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल में जोड़ देना, फिर 3 महीने, ऐसे होता है। ठीक,
पर मैंने कहा 1.045 पावर 2 कर लेंगे। 1.045 इंटू इक्वल टू इंटू 1092.025 लैक्स। अगर हम यहां से उधार लेते तो दो चीज जाएगी, क्या क्या जाएगा, इसको इंटरेस्ट जाएगा और इसको कमीशन। पहले इसका देख लेते हैं फिर कमीशन की बात करेंगे। पहले सिर्फ इसकी बात करें। अगर यहां से उधार लेते तो इस भाई साहब को, इस बैंक को मुझे आज पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसको कब पेमेंट करना पड़ेगा। यहां से कितना उधार लूंगा मैं, 3,400 लाख की है, इसको दे दूंगा, पर इसको तो 6 महीने बाद पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ विथ इंटरेस्ट कितना बनता है येन में, बताइए येन में। 3400, 2%। यहां कोई क्वार्टरली नहीं है ना, तो 6 महीने का 1%, मतलब टोटल मिलाकर कितना पेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, 34 है ना। अब 3434 लैक्स येन खरीदना पड़ेगा, पर कब खरीदना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद। तो डिवाइड किससे कर दोगे, 3.45 है ना। तो कितना रुपया लगेगा, 995.36 और कमीशन छोड़ देंगे बात, ठीक। नहीं, कमीशन में खेल है बहुत बड़ा, इसलिए तो ये क्वेश्चन मुश्किल है। कमीशन तो आज देना पड़ेगा। अभी मैं कमीशन की जब मैं कह रहा हूं ना, हम वो सोचे ही ना, मैं जानता हूं उधर खेल है, तो पहले जो खेल नहीं है उसको तो निपटाते हैं, उस चक्कर में यही भूल जाओगे। ठीक, स्टार्ट करें। पहले लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, मतलब हम बिल्कुल ही पैसे वाले नहीं, ऐसा बोल रहे हो। मतलब बताओ, लोन के लिए कमीशन ले, कमीशन भी लोन पे, पर्सनल लोन जैसी बात हो गई। होते हैं ना यार, डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन ले लो। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, बात तो बिल्कुल सही बोल। तो कैश आउटफ्लो मुझे येन में बताना आज कितना है। येन 3400 लैक्स, तो आज मुझे कितना पैसा लगेगा, कैश आउटफ्लोज इन रुपीस, कौन से रेट से कन्वर्ट करोगे, स्पॉट डिवाइडेड बाय 1,000 लाख, बोरो रुपीस 1,000 लैक्स, कितने परसेंट पे, 18% पर एनम, पर कितने मंथ के लिए, 6 मंथ। याद रखना क्वार्टरली कंपाउंडेड है। तो 1000 इंटू 1.045 ये सबको आता है, मुझे पूरी उम्मीद है, पावर 2। वन जीरो 92.025 lakhs। ऑप्शन नंबर 2, लोन फ्रॉम जापान,
येन में कितना 3,400 लाख। कैश आउटफ्लो आफ्टर 6 months इन येन, तो येन 3,400 लाख प्लस कितना परसेंट, 1%, थ्री फोर लैक्स। अब ये किस कौन से रेट से खरीदेंगे, फॉरवर्ड रेट। डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेट, तो कितना आ गया रुपीस में, 9 पॉइंट ये पैसा कब जाने वाला है, 6 महीने बाद। और एक चीज ऐड करना पड़ेगा इसमें, कमीशन। कमीशन कब, कमीशन तो आज देना पड़ेगा। कमीशन का रेट क्या है, 1% कमीशन। कमीशन निकालो कितना आ रहा है। अच्छा कमीशन कहां देना है, जापान में देना कि इंडिया में देना, मतलब रुपया में देना पड़ेगा कमीशन, कितना रुपए, 10 लाख। कमीशन किस कब देना होता है, आज दोगे कि 3 महीने बाद, 3 महीने बाद दोगे तो दोनों डुबा दोगे भाई कमीशन में गया, काहे का कमीशन, फिर तो हो गया गारंटी वारंटी, गारंटी वाले को भी निपटा दिया। तो बात समझ, कमीशन तो आज देना पड़ेगा, रुपया में देना पड़ेगा। तो कमीशन कभी भी लोन अमाउंट पे, और लोन अमाउंट रुपीज में बोलो तो 1,000 लाख आपको दिख रहा होगा। सर 1,000 लाख कैसे दिख रहा है, 3,400 डिवाइडेड बाय 3.40, कमीशन तो आज देना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं, कमीशन किस पे देना है, आज, एंड किस में देना है, लोन अमाउंट। तो कितना, लोन अमाउंट कितना, 1,000 लाख, इसका कितना परसेंट, 1%। तो कमीशन कितना आ गया रुपीज में, 10 लाख। तो ये पैसा जा रहा है कितना, 995, और कितना जा रहा है, 10 लाख। इन दोनों को टोटल मार देते, लेकिन ये कब का है, 6 महीने बाद का, और ये कब का है, प्लस कर ही नहीं सकते। तो 10 लाख कहां से आया, उधार लिया होगा, या फिर आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते। सर हमारे पास रखा तो बैंक में रखा होगा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम ये मानेंगे कि कमीशन का भी पैसा उधार लेकर ठीक, नहीं तो आप ये 6 महीने बाद का, ये इसको कैसे इसमें जोड़, कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कितना उधार लोगे आप, 10 लाख, कहां से, जापान वाले, भारत से। भारत का रेट कितना, 18% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडेड, 1.045 पावर 2। $10.92 ले लेते हैं लैक्स, अब काम हो सकता, 995.36 कितना गए,
1006.28। अभी कहां से अच्छा है? ड्यू टू लोअर कैश आउटफ्लोस। हाँ, तो आपका कहना है इंटरेस्ट पर भी, मतलब यहाँ जो लोन अमाउंट है वो होना चाहिए था 10, जो भी आया होगा इंटरेस्ट मिलाकर होना चाहिए, मतलब 3434 के हिसाब से कन्वर्ट होना। ठीक है, उस हिसाब से सोच रहे हो तो वो भी सही है। पर अगर मैं कहूँ सिक्योरिटी की बात आप ले सकते हो, पर हम ये मान के चलो जितना आप बैंक से उठा रहे हैं इंटरेस्ट, तो यार वो तो लगता रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं मैं होम लोन ले रहा हूं, ठीक है, तो जितना बैंक से उठा रहे हो उसमें इंटरेस्ट को कवर करने के लिए भी इनका कहना सर हमने 10 लाख का लोन लिया, उस पर फ्यूचर में जितना इंटरेस्ट लग रहा है वो भी जोड़ो, और उसके हिसाब से फिर हमको गारंटी या आपका ये बोल सकते हो कि जो भी सिक्योरिटी वगैरह दे रहा है वो होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, पर मेरी बात समझो कि यहाँ जो है वहां आपको लोन अमाउंट पे ही काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा लगता है सर प्रैक्टिकल तो ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिकल वाली बात यहाँ तो मुझे लोन अमाउंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, चले जी आगे। 1 घंटा लग गया एक क्वेश्चन में। भाई साहब मजा आ जाएगा, बिल्कुल आज लगेगा कि फॉरेक्स हो रहा है। भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, आने वाले किसी भी अटेम्प्ट में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66। सर बीच के क्वेश्चन छुड़वा दिए कि हाँ मुझे मालूम है कहाँ कौन सा क्वेश्चन करवाना है, तो आप बिल्कुल अब मेरे साथ साथ चलते रहिए। अब हमको क्वेश्चन ही क्वेश्चन बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी फॉरेक्स पढ़ा है सब निचोड़ दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में। योर बैंक्स लंडन ऑफिस has a surplus fund to the extent of $5 lakh for a period of 3 months। कहां हो भाई आपकी बैंक, कहां है? लंदन। और आपके पास सरप्लस फंड कितना है? पर है आपके पास फंड डॉलर में, ठीक, बैंक के पास है, ठीक, 5 लाख। और कितने मंथ के लिए सरप्लस रखा हुआ है आपके पास? अगर सरप्लस है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप। कॉस्ट ऑफ फंड टू द बैंक 4% पर एनम, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फंड जो सरप्लस फंड है उसका कॉस्ट है 4% पर एनम। मतलब क्या कहना चाहिए? हो सकता है कि मैंने किसी का पैसा मेरे पास है, कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए, उसका कॉस्ट कितना है? 4%। मतलब सामने वाले को जब भी वापस करना पड़ेगा मुझे, वो होता है ना डिपॉजिट करते हो, आपने डिपॉजिट कर दिया मेरे पास कितना डॉलर? 5 लाख, लेकिन 3 महीने के लिए है मेरे पास, पर वो 3 महीने बाद जब वापस करूंगा तो आपको 5 लाख डॉलर वापस नहीं करना पड़ेगा। एक बार इंटरेस्ट जोड़ के बताओ, कॉस्ट मिलाकर बताओ कितना वापस करना पड़ेगा जिसका भी सरप्लस रखा हुआ। कितना? 4%, 3 महीने के लिए है तो 4 × 3/12, 1% है ना। तो जब वापस करना पड़ेगा तो कितना वापस करना पड़ेगा? डॉलर। आपने डिपॉजिट किया होगा, मैं बैंक को मेरे पास रखा होगा, तो मुझे जब वापस करना 5 लाख 5,000 डॉलर वापस करना, ठीक। पर अभी हमारे पास कितना डॉलर है?
5 लाख। अब इसका कुछ का बैंक करती है ना, आपसे उठाती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। तो बैंक क्या है, वो इन्वेस्ट करने का सोच रही। इट प्रपोजेस टू इन्वेस्ट दिस फंड। कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? लंदन, और कहां? न्यूयॉर्क, और यहां, और कहां? फ्रैंकफर्ट। 3 जगह बोला। आपका जो दिल करे 3 जगह इन्वेस्ट कर, तीनों में से कोई भी। कहां कहां पैसा लगा सकते हो? लंदन। यहां कौन सी करेंसी चलती है? यहां तो पाउंड चलता है ना। और कहां? न्यूयॉर्क। यहां कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर। और कहां? फ्रैंकफर्ट। सर पूछना मत। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैंने तो लिख दिया बस फ्रैंकफर्ट। अब 3 जगह। फ्रैंकफर्ट में क्या चलता है मुझे नहीं मालूम, ठीक। इसका मालूम है, इसका मालूम है, इसका सोचिए बाद में। लंदन में पैसा जमा करने पे कितना मिलेगा भाई आपको? 3 महीने के लिए जमा करने का सोच रहे हैं। लंदन में जमा करने पे मिलेगा आपको कितना % इंटरेस्ट? 5% पर एनम में। देख लेंगे, यहां 5% मिलेगा, न्यूयॉर्क में 8% और फ्रैंकफर्ट में 3%। एक दिक्कत है बस समझना, कौन सी करेंसी है हमारे पास? लंदन में जमा करना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पाउंड में। ऐसे निपटा देंगे। और यहां जो भी करेंसी पर करेंसी ढूंढना पड़ेगा। द मार्केट लैंड रेट्स इन लंदन फॉर डॉलर एंड यूरो। यूरो चलो पता लग गया। तो जरा सोचते हैं क्या क्या सीन होगा। सबसे पहले अगर लंदन में इन्वेस्ट करना, मुझे ये बताना कि कितना कैश फ्लो मेरे पास बचेगा इसको देने के बाद। हिसाब किताब करते हैं। पहले कहां इन्वेस्ट करने का दिल कर रहा है? न्यूयॉर्क। डॉलर उठाइए, लगा दीजिए, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी। थैंक यू। अभी तो देखो, अभी ऐसी ऐसी करेंसी आएगी आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कौन सा। तो 5 लाख डॉलर यहां लगाया। मुझे बता सकते हो कि 3 महीने बाद कितना डॉलर मिलेगा? इधर से न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करते, डॉलर में कमाई हो रही है। यहां तो कुछ कन्वर्ट का कोई सीन ही नहीं है। तो 5 लाख 8% मतलब 3 महीने का बोलूं, 5 लाख 10,000। 5 लाख 10,000 डॉलर आया, उसमें से कितना देना है सामने वाले को? 5। कितना डॉलर बच गया मेरे? 5,000 में कहां का रहने वाला हूं? तो डॉलर में क्यों जवाब दे यार? सर दे भी दे तो क्या दिक्कत है, वो बाद में समझेंगे, ठीक। अभी मैं एक बार, सिंपल है, सिंपल है। अब यहां रेट्स आपको दिया है और रेट्स में तो आप एक्सपर्ट हो। उसने लिख कर नहीं दिया, पर उसने कहा लंदन में पाउंड चलता है और न्यूयॉर्क में डॉलर चलता है, और ये रेट्स दिया है, बोले आप खुद समझ लेना। चलो समझाओ क्या लिखा है। डॉलर और पाउंड का बीच का रेट, ये क्या लिखा हुआ? मतलब ऐसे बताओ, 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर, ऐसा लिखा है कि $1 इज इक्वल टू पाउंड, ऐसे। डॉलर पर मतलब ये 1 पाउंड बराबर डॉलर 1.5350 ऐसा लिखा है। कैसे लिखा हुआ है? पाउंड बड़ा होता मुझे मालूम, डॉलर पर पाउंड है ना। पक्का ना भाई? डॉलर पर पाउंड, 1 पाउंड में इतना डॉलर आ सकता है। और यूरो पर पाउंड, इसमें सोचे क्यों नहीं सर? क्योंकि जनरली एक का पता लग गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक हिसाब किताब कर लेना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाता। यहाँ डॉलर पर पाउंड है, यहाँ यूरो पर पाउंड है। और देखो ना यार, यहाँ भी पाउंड है, यहाँ भी पाउंड है, तो पाउंड को मैंने नीचे लिख दिया और यूरो को ऊपर। पर मैंने इसके हिसाब से अनुमान, वैसे एक बात बताऊं, पाउंड ज्यादा महंगा होता है यूरो की अपेक्षा, उस हिसाब से भी अपन। बताइए किस सेंटर में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने का नेट गेन होगा। जो नेट गेन निकालना वो किस में निकालना है? पाउंड्स। पहली बात मैंने पहले ही बोला था, हम कहां के रहने वाले? लंदन। तो पाउंड में चाहिए ना यार हमको। अच्छा इधर क्या किया था? इधर का तो अच्छा निपटा दिया था हमने।
$5,000 बचा था, $5,000 को किस में कन्वर्ट कर देना, पाउंड में। कौन से वाले रेट से, 3 महीने वाले, और 3 महीने वाले बाद का रेट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मंथ 2 मंथ टाइम पास के लिए दिया है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। बस यहां बिड रेट और आस्क रेट बड़े सावधानी से लेना, आराम से करना क्वेश्चन। तो पहले सीक्वेंस में चले क्या यार। हाँ सर, पहले लंदन में इन्वेस्टमेंट कर दे। इन्वेस्टमेंट इन लंदन। बहुत सारे बच्चे अब ऐसा होगा कि वो कोई दूसरा रेट लेंगे और हम दूसरा लेने वाले, मतलब समझ रहे हो ना कि यहां गड़बड़ हो सकती है, सावधानी से करना, नहीं तो आप कहोगे सर जो मैं सोचता हूं ना उसका उल्टा ही आ रहा है। ठीक है, ओके, तैयार हो। आपके पास सरप्लस फंड कितना है, डॉलर। उसको कन्वर्ट किस में करो, कन्वर्ट लिखूं कि बायसेल लिखूं, कन्वर्ट है ना, बायसेल अपने मन में करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट करना, इन पाउंड। कौन से रेट से, स्पॉट रेट। और ये रेट दिया ही हुआ। मैं ये हटा दूं कि 1 मंथ 2 मंथ, ये ना और देखो ना और टेंशन होता है ना, 1 मंथ 2 मंथ हटा दिया। मेरे पास $5 लाख है, मैं बैंक को क्या दूंगा, डॉलर, और बैंक क्या देगा मुझे, पाउंड। ज्यादा दिक्कत हो रही तो मैं ये भी बना लेता हूं, ठीक है। मैं बैंक को दूंगा डॉलर और बैंक मुझे देगा पाउंड। रेट किसका दिया है, पाउंड का, तो बैंक पाउंड बेचेगा। ठीक है, फाइनल। इनटू की डिवाइड, रेट पाउंड का दिया, डॉलर को कन्वर्ट करना है तो डिवाइड, और डिवाइड करोगे तो 1.5350 मत ले लेना, 1.5390 डिसाइड कर लिया तो फिर वही लेना है, 1.5390 करेक्ट आंसर। ऐसे प्यार प्यार से करो ना यार क्वेश्चन, बहुत टाइम होता है ये में। इस बार सर पाउंड कम मिलेगा तो डिनोमिनेटर बड़ा लेंगे। हाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई आप ऐसा कर सकते, मुझे नहीं मालूम भाई, मैं नहीं पढ़े, मैं अपने हिसाब से करते जा रहा हूं, आप अपना दिमाग चला। 1.5390। इस बार बच्चों के पास बहुत टाइम था एएफएम में, बने नहीं 2-3 क्वेश्चन, तो वो टाइम बचा उसका यूज किया उन्होंने भरपूर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है हमारा पाउंड, 324,886,887 ले लो, नियरेस्ट पाउंड बोला। अच्छा 6 ले लो, 6 खुश। 1 पाउंड के पीछे हम क्यों परेशान हो रहे हैं। इतना हो गया भाई, अब क्या करना है बताओ। पाउंड में आज कन्वर्ट कर लिया, अभी क्या करें, इन्वेस्ट कर दो। कितने परसेंट के हिसाब से, 5%। 5% कितने मंथ के लिए, 3 महीना। तो सीधा कैश आउटफ्लो लिखूं कि इंटरेस्ट अलग से, चलो इंटरेस्ट बता दो सीधा सीधा, फिर जोड़ के लिख देंगे इंटरेस्ट। पाउंड 324,886 इंटू कितना, 5%, कितने महीने का, 3/12 टोटल। पहले इंटरेस्ट 324,886 इंटू 5% इंटू 3/12, 40
4061 टोटल बोलो। प्लस 3 24 886 तो कितना आ गया 328 पाउंड। अब इसको वापस किस में कन्वर्ट करेंगे? सोच लो सोच लो सोच लो। देखो एक ऑप्शन कैसा लगेगा मुझे बताना। इन सबको किस में कन्वर्ट कर दूं? डॉलर में। उसमें से कितना डॉलर निकाल दूं? 5,05,000। बचे हुए को वापस पाउंड में कर दूं तो यार वेडास्क का चक्कर है ना भाई, उसकी वजह से आपका अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन कॉस्ट। एक ईमानदारी वाली समझदारी वाली बात ये है कि इस पाउंड में से कितना पाउंड खर्चा कर लूंगा मैं, डॉलर खरीद लूंगा 5,05,000, बचा हुआ पाउंड मेरा प्रॉफिट। देखो दो तरीके, पूरे पाउंड को किस में कन्वर्ट करे? डॉलर में। उसमें से 5,05,000 डॉलर निकाल दे, बचा हुआ वापस किस में कन्वर्ट कर दे? पाउंड में। उसमें बिड आस्क की वजह से आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग गया। समझदारी ये है कि आपको कितना देना है सामने वाले को? 5,05,000 डॉलर। तो 5,05,000 डॉलर खरीद लीजिए इतने पाउंड्स में से, और बचा हुआ पाउंड्स मेरा गेन है। ठीक, चलो यहां गलती ये हो सकती है कि पूरे को कन्वर्ट कर दोगे। तो खरीदेंगे हम डॉलर 5,05,000 एट 3 month फॉरवर्ड रेट, और रेट फॉरवर्ड रेट मुझे बता सकते हो डॉलर पर पाउंड का रेट कौन सा आएगा पहले वो फाइनल कर ले। सर फिर से ये बना दिया करो, इसमें ना हमको दिक्कत ना थी। ये बैंक हो गया, ये हो गया, हमको खरीदना है, हमको क्या खरीदना है? डॉलर। बदले में हमको क्या देना है? पाउंड। कौन सा रेट? 80 है ना, पक्का ना? बैंक पाउंड का रेट दिया, बैंक पाउंड खरीदेगा 80, तो 1.5350 प्लस, अब 80 कैसे प्लस होगा? 0.0080। 1.5430। डॉलर कितना? 5,00,000 डिवाइड के मल्टीप्लाई 5,05,000 है ना। तो 5,05,000 कहां से आया ये लिख लेना कहीं, डिवाइडेड बाय। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? पाउंड कितना खर्च हो जाएगा इसमें से? 327। कितना पाउंड खर्चा हो गया? तो गेन बताइए। $328,947 माइनस 0.327 285, तो कितने पाउंड का गेन हो रहा है? न्यूयॉर्क वो दीजिए, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे। तो अब पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क। तो सरप्लस है आपके पास डॉलर 5,00,000, तो कैश इनफ्लो इन डॉलर
आफ्टर 3 months, तो डॉलर 5 लाख, रेट क्या था भाई? 8% है ना, 1.02, कितना आ गया डॉलर में? 5,10,000, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना वापस करना पड़ेगा इसमें से डॉलर? 5,05,000। तो हमारे पास सरप्लस कितना बचा डॉलर में? 5,000, गेन इन डॉलर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? थ्री मंथ्स रेट, रेट दिया डॉलर पर पाउंड, अब डिसाइड कर लेते हैं बस। फिर से बैंक बनाओगे कि सर हाँ मुझे यही ज्यादा अच्छा, इसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं। मेरे पास कौन सी करेंसी है? डॉलर, तो मैं दूंगा डॉलर, नहीं डॉलर ऐसा नहीं दूंगा, मैं दूंगा डॉलर और बदले में बैंक कितना क्या देगा मुझे? पाउंड। बैंक पाउंड बेचेगा, है ना, तो 1.5390 प्लस 0085, 1.5390 प्लस 0.0085, 1.5475। तो डॉलर 5,000 डिवाइडेड 1.5475, इस 100 से 31 है ना, अब कहां चले? फ्रैंकफर्ट। हमारे पास करेंसी कौन सी है? पर यार फ्रैंकफर्ट का सीधा डॉलर से रिलेशन नहीं दिया है, पाउंड से दिया है, तो चलो घूमते हुए जाएंगे, क्या फर्क पड़ा। कैसे घूमोगे? डॉलर से पहले किस में कन्वर्ट करोगे? पाउंड, पाउंड से किस में कन्वर्ट करेंगे? यूरो, यूरो आ गया, यूरो को इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वापस घुमाएंगे, यूरो से पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? पाउंड, और उससे उस पाउंड में से 5,05,000 खरीद लेंगे, बचा हुआ हमारा फायदा। ठीक, या तो क्रॉस रेट से कर लो, पर क्रॉस रेट से किया नहीं है इंस्टीट्यूट ने, तो हम क्यों क्रॉस रेट में पढ़े? हमारे मन में जो नॉर्मल थिंक उससे हम काम करें। ये वाला आप बना रहे हो कि ये वाला मैं भाई? दो तो मैंने बना दिया, तीसरा तो आप कर सकते करते। कन्वर्ट डॉलर 5 लाख इन पाउंड एट ए स्पॉट रेट, तो पाउंड 324,886। हाँ दोबारा सोचना है तो फिर सोचते, पर क्यों सोचे दोबारा यार, बड़े मुश्किल। भाई वही तो कर कर चुके हो आप ऑलरेडी, 324,886, ये ऑलरेडी तो हो चुका है हमारा। हाँ ये सोचना पड़ेगा। कौन से रेट से? स्पॉट रेट। हमारे पास कौन सी करेंसी आ गई भाई?
पाउंड, बदले में ये क्या देगा, यूरो। पाउंड खरीदेगा, ऐसे बनाने में ना गलती चांसेस ही खत्म हो गए। बैंक पाउंड खरीदेगा तो 1.82 डिवाइड की मल्टीप्लाई भाई, मल्टीप्लाई पाउंड का रेट दिया है 1.8260। तो बताओ कितना यूरो आ गया, 242। कितने परसेंट पर, और 3 मंथ्स। इंटरेस्ट अलग से निकल लेता हूं, 593,242 इंटू 3% इंटू 3/12। कितना यूरो आ गया इंटरेस्ट का, कितना, पॉइंट, अच्छा पॉइंट, पॉइंट में नहीं निकाल रहे हो क्या, करना चाहिए था पर चलो नहीं किए तो नहीं किए। आप यूरो को कब फ्रैक्शन कैसे इग्नोर कर सकते, हाँ चलो ठीक है। बताओ टोटल कितना आ गया, फाइव नाइन थ्री टू फोर टू प्लस 4449, आंसर 597691। अब इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पाउंड में। सर फिर से बैंक बनाओगे कि, हाँ जी मुझे उसी में ज्यादा मजा। ये लो, हमारे पास कौन सी करेंसी है, यूरो देंगे और बैंक हमको पाउंड देगा, पाउंड का ही रेट दिया है 1.8290। तो यूरो पर पाउंड 1.8290। कौन सा रेट ले रहे हो, बिट की आस्क, 8290 तो -0.0140। गलत हो गया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो माइनस होगा। तो 1.82 815। अब ये डिवाइड होगा, पाउंड कितना आ गया 329306। बाय करना पड़ेगा कितना डॉलर, 5,05,000 डॉलर। उसके लिए पाउंड कितना लगेगा, 5,05,000, 327285।
किधर से आया मालूम है ना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं काम, और एक बार सोचना है तो हो सकता है उल्टा ले लो आप रेट। तो जो है वही लिख ले रहा फट। कहाँ इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है? न्यूयॉर्क। नौ तो बज गया, और एक छोटा सा क्वेश्चन रीड करते हैं, लगेगा तो कर लेंगे। इसका नाम है, अगर देखा जाए तो इसका नाम मैंने लिख दिया है करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखूं तो भी समझ में आ रहा है किधर इन्वेस्टमेंट करना है, बस वो आपको निकाल कर बताना। बच्चा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है नवंबर 2020 में। क्वेश्चन नंबर 67। कोशिश रहेगी कि पहले हम कैलकुलेटर से, हालांकि इतना आसान नहीं है कि कैलकुलेटर पे हो, पर कोशिश करने में क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा, आईसीएल एक इंडियन कंपनी है। इधर क्यों जा रहे हो भाई, चलो, श्रीलंका में प्लांट लगाना है, ठीक है। कितना रुपया है, कितना रुपया रेस किया है आपने टोटल मिलाकर? 400 बिलियंस में क्वेश्चन निपटाएंगे, हमको नहीं मालूम कितना जीरो होता, ठीक है। 400 बिलियंस, हाफ ऑफ द, रेस कर चुके हो, 400 बिलियन आ चुका है आपके पास। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ। 400 बिलियन में से 200 बिलियन रुपया है हमारे पास, 6 महीने के लिए फंड पड़ा हुआ है, और ये इसको इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। कब? 1 अप्रैल को। कितने पीरियड के लिए? 6 महीने। अब इन्वेस्टमेंट इंडिया में उनको मजा नहीं आ रहा, तो बोले 2 जगह है, एक जापान और एक है यूएस। जापान में कहां पैसा लगाना चाहते हो? इंडेक्स फंड, शेयर मार्केट, और यूएस में ट्रेजरी बिल। कैसे कंपैरिजन कर रहे हो यार, क्या इधर रिस्क है और उधर रिस्क फ्री? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पर फिर भी बोल रहा है तो चलो कर। अगर इंडेक्स फंड में लगा रहे, कितना रुपया लगाने का सोच रहे हो? 200 बिलियंस, 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 ठीक है। 200 लाख रुपए में कुछ नहीं होगा इधर, और इधर इन्वेस्ट करोगे तो इस इधर सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, और इधर डॉलर में। सोचेंगे, पर येन में इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। जापान में येन में ही मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा? 25 बिलियंस, इन बिलियंस लिखा है। और इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग स्कीम, उससे भी इनकम होगी। सर स्टॉक लैंडिंग स्कीम क्या होता है? वो डेरिवेटिव में पढ़ चुके, इनकम होगी, बस बात खत्म। इससे इनकम होगी 11.9276 बिलियंस। और आप जो भी पैसा लगा रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, भाई शेयर का प्राइस भी तो कम होने वाला है, तो बोले वो कम हो जाएगा। कितने परसेंट से कम हो जाएगा? 2%। बस मुझे इतना बता दो कि जापान में रुपया तो नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? येन। तो किस रेट से? बोले बिडास कम दे ही नहीं रहे। एक्सचेंज रेट दे दिया, आज का एक्सचेंज रेट दे दिया 6 महीने बाद का। इसको ठीक से लिखूं क्या? रुपीस पर येन की येन पर रुपये? येन पर रुपीस, क्योंकि 1 रुपया में येन तो ज्यादा ही आता है। यही एक फंसा रहा, बाकी सब हम सब संभाल लेते, ये परेशान कर रहा है। चलो हिसाब किताब करें, बताइए कौन सा अच्छा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, रुपया है, रुपया है, डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 200 बिलियन रुपया है, तो 200 इंटू 1.58, तो कितना येन में कितना लग गया हमारा? 316 लगा। आज
बदले में हमको क्या मिलेगा? 25 बिलियन का क्या मिलेगा? डिविडेंड। और 11.9276 ये भी मिलेगा। और पर जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 2% कम होकर मिलेगा, तो 316 माइनस 2%, तो कितना मिलेगा यार? ये 309, पता नहीं, 316 माइनस 2%, 309 पॉइंट। तो टोटल लगाया इतना है पर मिलेगा कितना, जरा बता सकते हो क्या? 36076 बिलियंस। ये क्या मिल रहा है? ये कब मिलने वाला है? 6 महीने बाद का रेट दिया है, और रेट कौन सा दिया है? येन पर रुपीस, मतलब डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई? डिवाइड। तो 346 कितना मिला? 77 नहीं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोलो यार कम से। 7692, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं, अभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, इसलिए मैं यहाँ 7692 लगाया। कितना था? 200। तो अगर कमाई की बात करो, नेट इनकम, तो बोलो कितना हो रहा है? 76 रुपीस में। अच्छा, यूएस में लगाते हैं तो जरा सोचते हैं। अच्छा, रेट किसका दिया है? इसमें ज्यादा टेंशन, डॉलर पर रुपीस। तो चलो यूएस में लगा रहे तो डॉलर में पैसा लगाना पड़ेगा। कितना रखा है आपके पास? 200 बिलियंस। रेट कितना है? रुपया का ही रेट दिया है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 0.014, 2.8 बिलियंस डॉलर। 5% इंटरेस्ट है, और इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो कितने महीने का? 6 महीने का। तो 1.025 कर दूं क्या सीधा? तो 2.8 इंटू 1.025, तो टोटल मिलाकर कितना डॉलर मिल रहा है? 2.87 बिलियंस। अब ये डॉलर है और रुपया का रेट दिया है, तो डिवाइड हो जाएगा 13। कमाई कितने की हो रही है? नेट 20.76। सर जो नया क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसमें भी सेम, हाँ उसमें भी सेम ही हो रहा था, मतलब यही क्वेश्चन आया था, फिगर चेंज किया पर आंसर दोनों में सेम ही आया। बोलो कहाँ इन्वेस्ट करें? यूएस। वैसे तो कहीं भी कर, पर इंस्टीट्यूट ने 2 आंसर दिया। पहला तो यूएस तो रिस्क फ्री है, तो इधर ही लगाना चाहिए। और उनका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा, उन्होंने कहा कि डॉलर ज्यादा स्टेबल है, रहता है येन की अपेक्षा, इसलिए डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस पे मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, पर हाँ रिस्क फ्री में जा रहे हो तो आपको इधर, जब दोनों से एक जगह कमा रहे तो रिस्क फ्री में लगाएंगे। इसको होमवर्क किया, एक क्वेश्चन तो होमवर्क का बनता है। बाकी कल बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। आज का आधा घंटा हमारा खराब हुआ बेकार में। कल क्वेश्चंस बनाएंगे बहुत सारे। हमारे पास कल का टाइम है और सैटरडे। संडे को आप डेरिवेटिव का टेस्ट देने वाले थे क्या? मैं टेस्ट कैसे लेता हूँ? अभी वाला क्वेश्चन पेपर के जो 2-3 क्वेश्चन आए सब चिपका देता। बस ये बात है। अभी पहले फॉरेक्स देख लेते सैटरडे को क्या सीन है, उसके बाद